Mumbai, a bustling, sleepless metropolis. India's financial capital and the beloved home of Bollywood. The famous city of dreams has survived many a nightmare too. The 1993 serial bomb blast, which spilt the blood of over 250 in the aftermath of the Babri Masjid demolition. Could any Mumbaikar have ever imagined that the city's beloved local trains would be the site of untold carnage in 2006 with over 200 killed? And yet, the worst was somehow yet to come. At dawn that early winter day in Karachi, 10 Lashkar-e-Taiba commando-style terrorists commandeered a ship called Al Husseini and set sail south into the Arabian Sea, focused singularly on a meticulously planned mission of मेरा ड्यूटी ख़त्म होकर मैं घर पे जाने वाला था। उसी टाइम एक ऑफिसर ने मुझे कॉल करके बुलाया और बोल दे कि और मुझे आप लोगों को CST रेलवे स्टेशन जाना है कि CST रेलवे स्टेशन पे कुछ हंगामा हो रहा है। वो दिन अगर मैं भूल गई तो मैंने आतंकवाद को माफ़ कर दिया और वो मैं गलती से भी नहीं करना चाहती हूँ। कसाब की फेस और जो फायरिंग करते हुए उसे मैंने वो देखा, लोगों को मरते हुए, वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती। अगर आज कसाब आपके सामने आ जाए, मैं उसे मार दूँ। मेरा नाम देविका नटवला रोटावन है। मैं 26/11 की यंगेस्ट आई विटनेस और विक्टिम हूँ। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, रहती मुंबई में अपने फैमिली के साथ। 26/11 की रात मैं मेरे फैमिली के साथ थी। मेरे पापा, मेरे भाई, मैं, हम तीनों बैंड्रा रहते थे। बैंड्रा से हम CST गए। सिर्फ प्लानिंग बना था कि बड़े भाई को मिलने के लिए जाएंगे। पूना जाने वाले थे हम उस दिन। फिर हम बैंड्रा से टैक्सी लिए, CST स्टेशन गए। CST में 12 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे जाके मेरे पापा, मैं और भाई। अचानक से बॉम्ब स्पॉट हुआ और गोली फायरिंग होने लगती है। लोग भागने लगते, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। किसी के हाथ में गोली लग रही है तो किसी के पैर में लग रही है, किसी के सर पे लग रहा है। तो पापा ने बोला कि बेटा हम भी भागते हैं, यहाँ कुछ तो हो रहा है। हम भाग रहे, मेरे पापा और मैं भागने की कोशिश करती हूँ। तभी मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो एक अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है, मैं गिर जाती हूँ।
पापा मेरे पीछे थे, मैं पापा के दोनों पैरों के बीच में आगे यहाँ पर थी, तो पापा के दोनों पैरों से बीच से आके बोली मुझे यहाँ लगी है, ये पूरा ऐसा टेढ़ा में लगा है। तो ऊपर ऐसे होता नहीं, अच्छा अलग वो हो गया। दोनों हड्डी के बीच में कैसा जाके हड्डी उसका अभी अंदर? और उसमें मैम मतलब जब गोली अंदर अटका ना, तो पापा को भी नहीं पता था कि गोली कि लगा। गोली पापा लगी। बता रहे थे उसको वापस खड़ा किया था। मैं एक बार उठी, मैं गिर गई और मैं बेहोश हो गई थी, तो फिर बाद में मुझे क्या खून किया हो गया, मेरा मुझे पैंट पता खराब नहीं। हो गया पूरा। और बेहोश होने के पहले वो शख्स की शक्ल मेरे जहन में ऐसे ही बैठ गई थी कि मैं चाह के भी कभी निकाल नहीं पाई वो। आज भी मन में वो पूरा याद आता है, वो रात कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि मेरे कई मासूम बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सभियों को गोली ऐसा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था वो आतंकवादी हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। कोई एक इंसान होता है जिसके चेहरे पे कोई गलत करता है तो उसे डर होता है, उस शख्स के चेहरे पे कोई डर नहीं था, उसके मन में ऐसा था कि वो कुछ अच्छा काम कर रहा है जिससे हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। बेटा कुलाबा बेटा 7 घंटा कुलाबा 1 लिओपूर हॉटेल येथे ताबडतोब पाठवा. कुलाबा 1 लिओपूर हॉटेल येथे ताबडतोब पाठवा. That was called from my additional commissioner of police, Dr. Venkatesham. He said Vishwas rushed to Leopold. It was exactly 9:45. Leopold, that struck me because 2 months prior to this attack, there was like intel that Leoporte, Leoport, that is kind of a place where there is likelihood of any sabotage. And there was specifically written it could be High Court or DGP office. So we had learned a lot of recce of these places and enhanced security over there. But I, in the meeting, thought of that can it be Leopold, because Leopold and Leopold are similar. So 2 days prior to the attack, on 23rd and 24th November, I, along with the municipal corporation vehicles, went onto that road. If you visit Kulaba Causeway today also, that is jam-packed. And we removed 193 hawkers. Because if anything is hidden in that material of the hawkers, that cannot be identified. I was actually up in the bar. I was sitting and watching the cricket match. It just happened that it was a difference of only 2 to 3 minutes that I happened to go up. And then all of a sudden, the first thing what I heard was a big explosion. My tables and chairs were all scattered all around, as well as there was all bloodshed. 8 people died over here. On 23rd and 24th, prior to the attack, we cleared the road. So this Leopold was attacked for 15 minutes, and after that they did indiscriminate firing outside of the Leopold cafe, and not a single civilian was killed in that indiscriminate firing. While I was crossing from my way towards Kolaba police station, I saw what was happening at Leopold. There was blood all over the road. There were AK-47 shells there. अजून माहिती मिळत नाही. फायरिंग चालू आहे अजून. 7च्या इथे आता फायरिंग चालू आहे. 7च्या इथे. While I was crossing Metro Theatre, I got phone call from the then Commissioner of Police, Hassan Kapoor sir, and immediately of Mr. A.N. Roy, the then Director General of Police. Vishwas rushed to Hotel Taj. Instead of rushing to Leopold, I thought I should rush to Taj. Taj, again, that struck me very badly because on 29th September we had got one intel that Taj and 6 other places may be targeted.
On 29th September, I went to Taj along with the security management over there. I recceed the hotel, did the security audit not for 1 or 2 hours, 9 hours I was in the Hotel Taj. I checked all the entrances, exits, fire exits, peripheral security because Taj is bang on the road, there is no periphery or compound. So I came to Taj, I saw one of my colleagues who was the DCP of this area, Mr. Nagre Patil. He was standing outside and he was quite haggard, and I learned from him that there are 3-4 terrorists inside. I went to Kolaba police station, then I learned in more detail what has happened. Kolaba police station is just close to Taj. If you go by that alley there, you reach Kolaba police station. So 9:38, 2 terrorists entered from North Court Gate and 9:42 entered from main gate of Taj, and killed indiscriminately more than 20 people in the first attack. We were not aware that they are terrorists or who, but he said that firing is going on inside and there are grenade blasts. And I also entered along with him. Exactly 9:51, instead of going to the main gate, we prefer to go to the rear side, swimming pool area. Exactly 9:51 we entered. We went inside. At the swimming pool area, there were so many bodies in the pool of blood. As I progressed inside, on the pool side, I could see so many dead bodies in a position where they were sitting, the same position they had died. It means they had hardly got a chance to react. Then I met the general manager, Mr. Kang, in the lobby. We asked him that if you can give us the blueprint of this hotel, because as you can see, this is an old wing and this is the new wing. And we were not aware that how these two wings are joined. So we were not even sure whether the terrorists are only in that old wing or they have also come to this new wing. He told me that there is one passage through the kitchen which probably connects the old wing and the new wing. On second floor, towards we were marching towards the royal staircase because the gunshots were coming from that side, and I could see 3 bodies just hit by bullets. So I rushed to that wall, and Sunil pointed out 3 terrorists. So there they are, and on the royal staircase between second and third floor we could see 3 terrorists. And they appeared to be very young boys. But the way they were handling their AK-47s, it appeared very clearly that these guys are very well trained. And they had 2 magazines, one inside and one on the opposite side, which means that they can change it immediately. They were having rucksacks. Each terrorist was having one AK-47, 6 double magazines, 500 to 600 rounds of AK-47, one additional pistol, 100 rounds of that pistol, and 25 to 30 grenades, and in that plastic bag 8 kg RDX bomb. We had encounter with 4 terrorists and we were only 2. So in a fraction of a second I could not take aim properly, but I took the battle cock position and could fire 3 rounds on the terrorist. And that is how we start firing from below. There is a gap in between the floors in the old building, and when we started firing, they responded. We could see the bullets, AK-47 burst from that side, but that Taj walls are very thick. We were saved.
And then after 8-10 seconds again we saw, but they were not there. And they were entering Crystal Hall, where the wedding, Amit Veds Varsha, that wedding was on, and more than 300-400 people were stuck into that hall. We went to the banquet hall, we saw many guests there hiding. So we took them out, we told them that you go out from the kitchen side, you go down and you escape. We checked the 6th floor, 5th floor, 4th floor, 3rd, 2nd was already been checked. And we came down. After this 10:03 firing, up to 11 o'clock, not a single bullet was fired. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਧੂੰਆਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਧੂੰਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ So when we, after the whole checking, we came down and then suddenly a grenade was lobbed in that royal staircase area. That was boom. We couldn't locate them. We could hear the bang of doors, but again that whole bhul bhulaiya, the complex structure of the hotel, because Taj security chief Sunil then left us and joined another their evacuation process. ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ Rajvardhan, my batchmate, then we took a call to go to the CCTV room. So we went to the second floor CCTV room and there we could locate the terrorists. But what we saw is that on the upper floors they were knocking on the doors, taking out people, beating them. They had taken 5 persons hostages, made them half naked. All were men. I threw my phone because phone was rung continuously. I took the walkie-talkie and I gave this information to my police commissioner, Hassan Kapoor sir, on wireless. दोनों डिप्लॉइंग सर 631 रूम नंबर मध्ये 3 टेररिस्ट आहेत आणि लॉबी मध्ये 2 आहेत सर 5 टेररिस्ट तिथे आहेत आमच्या जवळ माझे लोक आहेत सर आम्हाला इमिडिएटली मदत पाहिजे सर ओव्हर So sir told me that keep them pinned down. The naval commandos are on way. The naval commandos should be there in a few minutes. Keep them pinned down. Over. I am doing that, sir. Rajvardhan is also along with me, and we are doing that, sir. We will not allow them to come down, though we die. That we will do, sir. And then whenever they were trying to come downstairs, we used to fire 2-3 rounds, me, Rajvardhan, and then they used to lob the grenades. Unfortunately, we were not aware that whatever conversation they were having with their handlers in Pakistan at that point of time. That cross-firing went up to 2:45, but 2:45 AM on 27th November. ਉਹਦੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਨ ਸੀਨ ਪਿਆ ਪਰਦੇ ਸ਼ਰਦੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਣੇ ਆ ਨਾ And then they started burning the bed sheets. So once they started burning the bed sheet, it was apparent that they are trying to put on fire. That dome on the left side, that was under fire. This main dome, gradually it started under fire, but it was not completely engulfed by the fire. Then the entire first floor, you can see the first floor there, this corner was under fire. Then there is chambers and the area there was under fire. 2 hours, there was a lot of confusion whether we were dead or alive. And then with the help of fire brigade, we came down. When the Marcos came, we gave them the entire position, where they are, how they are, and which is the safest way to go up. So they took the way through the kitchen. And then the battle continued with the help of naval commandos. So a team was deployed and the unit was preparing for any eventuality, which they always do, because Marine Commando always look for some activity like this which is adventurous in nature and high risk, and they train for it. When they entered the lobby, so there was like complete wartime scenario. A lot of people were dead and a lot of people were actually badly wounded and injured, and there was police cordon outside. There were a lot of people from the media and other crowd which is gathered outside. The Mumbai police anti-terrorist force was also there, anti-terrorist squad was there, and then when the Marine Commandos entered, they were the first special force to enter.
मार्कोस की जो एंट्री थी पूरी ब्लाइंड एंट्री थी, हमें किसी भी चीज़ का कुछ नहीं पता था, अंदर कौन कहाँ पर क्या है। और हॉस्टेज सिचुएशन बन चुकी थी उस जगह पर। ओल्ड हेरिटेज विंग से टेररिस्ट न्यू टावर में आने वाले थे और वो उधर आ चुके थे। तो हम वहाँ पर गए, वहाँ पे हमने अपनी पोजीशन ली और उसके बाद जैसे जैसे हमको ऑर्डर मिलते रहे कहाँ से लोगों को निकालना है, कैसे रेस्क्यू करना है। न्यू टावर में हमारी एंट्री, हम लोग 4 लोग इकट्ठे हुए और हमको जो लीड करने वाला था वो बना मैं पॉइंटमैन था और मेरे पीछे मेरा बड्डी थे और तीसरे नंबर पर हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल थे ताज के, उनको हमने लिया कि भैया तुम आप बताते रहो कहाँ से किसको निकालना है, कैसे निकालना है। And they started operating, going, and the decision taken for them was to start clearing each and every room of the building. So they went to the first floor. In the first floor, they cleared room by room, and room clearance drill is not easy. It is time consuming. And the Taj hotel staff had warned the guests who are holed up in the room that don't come out because something has happened. But somehow they were able to go from one room to the other. फिर हम धीरे धीरे सीढ़ियों से हम लोग न्यू टावर में फर्स्ट फ्लोर हमने पहले क्लियर किया। फिर हम सेकंड फ्लोर पर पहुंचे जहां पर कि चैम्बर हॉल है, जहां पर करीब 185 लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिनमें गौतम अडानी, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दुबई पोर्ट CEO, बॉलीवुड की कुछ हस्तियां, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, जो हम ब्यूरोक्रेट्स, तो ये लोग वहाँ पर फंसे हुए थे। हम जब चैम्बर हॉल उस लॉबी में पहुँचे हैं, हमसे सिर्फ 30 सेकंड पहले ही टेररिस्ट की वहाँ पर एंट्री होती है। तो एक और बराबर में हॉल था, उन्होंने कहा कि इस वाले हॉल में और चेक करते हैं हम लोग। तो हमने उस हॉल में मैंने एंट्री की। तो मेरे एंट्री करने के बाद मेरे जो टीम कमांडर थे उन्होंने कहा कि हम कम लोग हैं, हम 4 ही हैं, तो मैं क्या करता हूँ 4 और लेकर आता हूँ, तब तक आप यहीं पर खड़े रहिए, लॉबी में ही रहिए, एंट्री बाद में करेंगे। और मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ था अपने पोजीशन लेकर गन के साथ में। तो उन्होंने कहा, मुझे कंधे पर आकर मुझे उन्होंने टैप किया कि प्रवीण एंटर करो। And you must remember that the lobby had light. So when you are operating in a lighted atmosphere, you cannot wear a night vision equipment. And then when you are opening a room, then there's darkness inside the room. So you have to quickly don your night vision monocular. So it takes time for a person to gather from a lighted situation to a dark situation, and that is only overcome by practice. There's a drill of opening the door. When the door is opened, then 2 guys enter first, the other guys wait outside, and the 2 guys clear the room, and thereafter signal other guys to come inside. तो मैं आगे चलता रहा, करीब 10 कदम में आगे और रखे होंगे दरवाजे के बाद मुझे 2 AK-47 के सेफ्टी कैच की आवाज़ सुनाई दी। दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आवाज़ आई मुझे। So he could make out that now they are under fire, and before they could react, they were firing from 2 sides. So apparently there were 4 terrorists who were actually recuperating there after killing so many and creating so much of mayhem in so many places, right from 9:30-10 at night till early in the morning next. So they may be recuperating the room, and they suddenly realized some people have entered inside. एक फ्लैश दिखाई दिया फायर का, तो मैं समझ गया कि इन्होंने मेरे ऊपर फायर कर दिया है। तो मेरी भी जो उंगली थी वो ट्रिगर पे थी, तो मैंने भी ट्रिगर दबा दिया। तो 3-4 राउंड मेरे फायर हुए। थोड़ी देर बाद जब मेरे गर्दन के पास से खून बहना शुरू हुआ, वो गरम खून था, मेरे गर्दन पे लगा, गर्दन से निकल रहा था, तो मुझे जो अचेत अवस्था थी वो चेतना में मैं आ गया। अब उस रूम के अंदर मैं अकेला हूँ और 4 टेररिस्ट हैं। पूरे दर्द को पास किया, पूरे रूम की मैंने रैकी की, कहाँ पर क्या चीज़ है पड़ा मैं देखता रहा। फिर मैंने एक और निर्णय लिया कि अब मुझे इनको रोकना है, यहाँ पर मारना भी है और रोकना भी है। तो मैंने क्या किया, अपने आप को पहले सिक्योर करो। मैंने अपना वेपन लिया, थाई पे रखा,
थाई पे रखने के बाद फिर मुझे दिखाई दिया एक सोफ़ा है और सोफ़े और जो दीवार है उसके बीच में थोड़ी जगह है। तो मैंने वेपन धीरे धीरे सरक कर मैं वहाँ पर अपने आप को मैंने कवर ली। फिर मैंने देखा कि मुझे इंजरी कितनी हुई है। तो जब मैंने यहाँ पर अपना हाथ लगाया तो पूरा का पूरा मांस का जो लोथड़ा था वो यहाँ पर लटका हुआ था, कान गायब था मेरा। तो मैंने भगवान को थैंक यू कहा कि हेड शॉट था, मैं बच गया। तो मैंने फायर ओपन कर दिया और सिंगल शॉट में मैं उनके ऊपर फायरिंग करता रहा। जब काफ़ी देर हो गई मैं सिंगल शॉट में फायरिंग करता तो वो मेरे ऊपर पूरा बर्स्ट में फायरिंग करते। तो मैंने सोचा कि इनको इस तरह से नहीं रोका जा सकता, इनको इस तरह से मारा नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने भी कवर ली हुई है। तब मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और मैंने फिर ग्रेनेड का पिन निकाल कर मैंने ग्रेनेड उनकी तरफ फेंका। तो करीब जो मेरे और टेररिस्ट के बीच में जो डिस्टेंस थी वो करीब 10 से 12 मीटर ही थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने ग्रेनेड लॉब किया तो मुझे उसके 2 साउंड मुझे सुनाई दिए। इसका मतलब ये था कि ग्रेनेड रोल नहीं हुआ है, जहाँ पर मुझे फेंकना था ग्रेनेड बिल्कुल सही लोकेशन पर जाकर गिरा। ग्रेनेड लॉब किया और मैंने अपने सर को कवर किया कि एटलीस्ट जो भी आएगा ब्लास्ट होकर उससे मेरा सर बचा रहेगा, तो फर्दर जो फाइटर होगी उसके लिए मैं दोबारा तैयार कर पाऊँगा अपने आप को। और काउंटिंग की मैंने 1 से 10 तक। क्योंकि 1 से 10 तक का काउंटिंग में ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, वो ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं हुआ। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा हमारा कि हम उस ऑपरेशन को सही तरीके से अंजाम इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि हमारे इक्विपमेंट वहाँ पर फेल हुए। अगर वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता, अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे की बात है, अगर वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता तो चारों के चारों टेररिस्ट वहीं पर ख़त्म हो जाते, ऑपरेशन वहीं पर ताज का ख़त्म हो जाता। तो फिर मैंने एक निर्णय लिया कि लड़ते हुए ही मुझे इनका सामना करना है, एक सैनिक की तरह लड़ना है और लास्ट ब्रीथ तक लड़ना है। एक गेट था, यहाँ से कूदे मार के आया, अभी जाली लगा है तो गेट छोटा था। जैसा फायरिंग का जोर से आवाज़ आया तो मैं बोला अपने अपनी जगह पे जाओ। तो फिर भी भानु नारकर अपनी जगह से यहाँ आए और यहाँ इधर बीच में एम्बुलेंस था, बड़ा एम्बुलेंस था। मैं यहाँ ड्यूटी पे था गाड़ी के इधर बीच में। तो जैसे फायरिंग का आवाज़ तो लोग आए तो बबन उगड़े को हमारे सामने गोली मारी गेट के सामने। तो हमें लगा कुछ चक्कर बिकर आया होगा, तो जैसे हाईवे में कैसे गिरते हैं वैसे वो गिर गए। तो भानु नारकर और मैं जैसे हम लोग यहाँ से निकले तो भानु नारकर बीच में एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस के वहाँ से गए और मैं छप्पर के नीचे से गए। तो मेरे सामने भानु नारकर को गोली मारा। उसके 5 मिनट में सदरन दाते और उनका टीम आए। तो उनको लेके उन्होंने पूछा मेरे को किधर गए। तो मैं बोला ऊपर गए, 2 जन ऊपर गए। तो ऊपर जाने के बाद मैं वो बोला हमको तो इधर का कुछ मालूम नहीं है, हमको आप भी कहा सिक्योरिटी आना आप, तो हमें दिखाओ कहाँ गए हो। तो मैं उनके साथ लिफ्ट में सीधा ऊपर गए 6 माले पे। 6 माले पे गया तो 6 माले पे गया तो उधर कुछ आवाज़ नहीं। तो फिर क्या किया, तो सदन दाते ने कुछ ऐसा जो अधिकारी था उन्होंने कुछ कॉइन बिन कुछ था उन्होंने टेरिस पे फेंक दिया। टेरिस में जैसा फेंका वैसा वो आवाज़ आया तो कसाब और उसका जोड़ीदार ने मेरे जोड़ीदार चंद्रकांति के उनको पीछे से गन लगा के नीचे लेके आ रहे थे। तो वो गन का नली दिखा ना, तो जैसा उन्होंने पूछा कितने जन थे, इशारे में तो मेरा दोस्त ने वो इशारे में दिखे जो है ना चंद्रकांति के, उसने इशारे में दिखा 2 जन है, ऐसा हाथ था ऐसा 2 किया। तो उन लोग ने हमारे ऊपर 3 ग्रेनेड फेंका। तो पहला ग्रेनेड फेंका तो हमने जंप मारा तो उसमें मेरा जो दोस्त है ना वो जख्मी हो गया, उसको गले पे छर्रे लग गए, वो खून से लगभग था। दूसरे छर्रे पे मैं जख्मी हो गया, मेरे छाती पे छर्रे लग गए, पैरों में छर्रे लग गए, मैं भी जख्मी हो गया।
तो CST रेलवे स्टेशन के बाजू में जो कैपिटल टाकीज़ है CST जंक्शन पे, तो वहाँ पे कोई पुलिस वाले थे। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने सालस्कर साहब को बता दिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया की गली में CST रेलवे स्टेशन पे जो 2 टेररिस्ट थे उन्होंने अटैक करके अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की गली से वो कामा हॉस्पिटल गए हैं। तभी सर को मैंने फ़ोन किया तो सर बोले कि कामा हॉस्पिटल के पास गली में आ जाओ। तभी कामा हॉस्पिटल के अंदर से बहुत से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, हैंड ग्रेनेड की आवाज़ आ रही थी। तभी हम लोग कामा हॉस्पिटल के बैक साइड पे हम लोग पहुंच गए। कंट्रोल रूम से एक कॉल आ गया वायरलेस सेट के जो कि रंग भवन के गली में एक लाल बत्ती की गाड़ी है और वो गाड़ी के पास 2 टेररिस्ट है। साहब का फ़ोन आने के बाद में मैं गाड़ी लेके निकला तो दोनों आतंकवादी कामा हॉस्पिटल में फायरिंग कर रहे थे। ये जगह देख रहे उस तरफ से कंपाउंड के ऊपर से उड़ी मार कर यहाँ पे आ गए थे। यहाँ आने के बाद में मैं उधर से गाड़ी लेके आ रहा था तो दोनों आतंकवादी मेरे को यहाँ पर दिखाई दिए। तो उनके पीठ के ऊपर शाक थे, उनके वेपन मुझे नहीं दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगा कि ये कॉलेज के स्टूडेंट है, बाजू में जेवियर्स कॉलेज है। लेकिन ये दोनों आतंकवादियों ने जब मेट्रो की तरफ से ये रोड से पुलिस की वैन आ गई तो उनके ऊपर फायर किया। उनके ऊपर फायर करने के बाद में मुझे समझ में आया कि यही 2 आतंकवादी है। तो मैं उनके आंख के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, फास्ट गाड़ी लेके आया उनके गाड़ी, लेकिन ये दोनों आतंकवादियों ने फुटपाथ के ऊपर उड़ी मार दिया। वो दोनों आतंकवादी नीचे गिर गए, उसके वेपन नीचे गिरा और मेरी गाड़ी फुटपाथ पे अटक गई। कसाब वाला आतंकवादी था, उसने अपने बाएं हाथ से वेपन उठाया। वेपन उठाने के बाद में मुझे समझ में आया कि अभी अपने ऊपर फायर करेगा ये। मेरा ड्राइविंग सीट में पीछे किया और मेरी मुंडी नीचे झुका दी। जैसे ही मैं नीचे झुक गया तो मेरे सर पे गोली लगने वाला था, तो मेरे सीट के ऊपर से पीछे से निकल गई गोली और मेरा हाथ, ये आप देख रहे हैं, ये मुझे उंगली टूटी है, ये भी उंगली टूटी है। तो ये मेरा हाथ स्टीयरिंग के ऊपर था, दूसरी गोली मेरे हाथ के ऊपर लग गई और मैं यहीं से 35 मीटर गाड़ी मैं रिवर्स लेके गया। जब मैं गाड़ी रिवर्स लेके जा रहा था उस टाइम पे दोनों आतंकवादी मेरे गाड़ी के ऊपर कंटिन्यू फायरिंग कर रहे थे और वही फायरिंग के अंदर मेरे कमर में एक गोली लग गई लेफ़्ट साइड के दरवाजे से और एक यहाँ पे। फिर ऐसी गाड़ी पीछे चली गई। पीछे चलने के बाद में उन दोनों ने मेरे गाड़ी का टायर फोड़ दिया। तो ये जब भी बात हो गई तो हम लोग रंग भवन की तरफ निकले और रंग भवन की गली में हम लोग जाते टाइम कामटे साहब ने सालस्कर साहब के कंधे पे ऐसा मार दिया कि सालस्कर ज़रा आहिस्ता चला। अभी आहिस्ता हम लोग चल रहे थे, गाड़ी का हेडलाइट जो था वो डिम लाइट कर दिया, लेकिन गाड़ी का डोम लाइट जो था वो चालू था। जैसे गाड़ी उनके टप्पे में आई तो वो टेररिस्ट लोगों ने जो कंपाउंड वाल थी रंग भवन की गली में, जो कॉरपोरेशन बैंक है, कॉरपोरेशन के बैंक के सामने जो कंपाउंड वाल है, कंपाउंड वाल के बाजू में पेड़ पौधे ऐसे लगे हैं, तो उसके अंदर के छुप के उन्होंने हमारे ऊपर राइट साइड से हमारे ऊपर अटैक कर दिया। जब भी मैंने सामने देखा तो कामटे साहब एक तान रहे थे ऐसा, और तब तक उनका हेड शॉट बैठ गया उनके इसमें। और जब भी उन्होंने जो वेपन जो ताना था वो देखा तो राइट साइड में तो सामने देखा तो 2 अतेरी के जो थे वो हमारी तरफ फायरिंग कर रहे। उन्होंने उस गाड़ी के ऊपर क्रॉस फायर किया, एक ने आगे से फायर किया और एक ने पीछे से फायर किया, ताकि गाड़ी के अंदर जो भी लोग थे, ऑफिसर थे, उनको ना आगे वाले को आगे जाने नहीं दिया और पीछे वालों को पीछे नहीं जाने नहीं दिया। तो मेरे सामने जो ऑपरेटर था योगेश पाटिल को मैंने पीठ पे लिया, पैर पे ऐसा, और उसके कंधे पे ऐसा ये रख के मैंने मेरा जो कार्बाइन था वो मैंने फायर कर दिया। तो मेरे तरफ से 3 राउंड फायर भी हो गए, उसमें से 2 राउंड कसाब को लगे भी, लेकिन उनको समझ में आ गया पीछे से फायर हो रहे। तो उन्होंने जब भी फायरिंग किया पीछे बाजू, तो मेरे हाथ में ऐसा 3 गोली लग गई इधर ऐसा, और 3 गोली लगी, फिर कंधे पे 2 गोली लगी, तो मेरा स्टेन नीचे गिर गया। जब भी स्टेन मेरा उठा नहीं रहा था, हमारे तरफ से कोई फायरिंग नहीं हो रही बाद में, तभी उनके तरफ से फायरिंग हो रहे, तो आप समझ गए हम लोग कि अभी अब मरना ही है। तो गोली भी सर पे लगेगी, सीने पे लगेगी, किधर न किधर लगेगी और अपन मरना है। तो थोड़े टाइम में फायरिंग भी बंद हो गई। फायरिंग बंद होने के बाद फिर गाड़ी के पास दोनों टेररिस्ट आ गए। तो पहला कसाब ने जो था उसने कामटे साहब को गाड़ी से नीचे निकाल दिया, फिर बाद में बीच की सीट में आ गया और करकर साहब को जब भी उसने निकाल दिया तभी मैं उसको 2 फीट से ऊपर देख रहा था। जो करकरे कामटे सालस्कर साहब की जो गाड़ी थी, तो गाड़ी यहाँ पर उन्होंने उनके ऊपर फायर किया, वो साइड से एक आतंकवादी ये साइड में छुपा था और एक यहाँ से, तो क्रॉस फायर किया।
तो ये एटीएम दिख रहा है आपको, यही कॉरपोरेशन के एटीएम के सामने फायर किया। मेरा जो मोबाइल था जेब में अंदर था, वो खून से लटपट रहा था। फ़ोन साइलेंट मोड पे था, फ़ोन उठा नहीं सकता था। जब भी हमारी गाड़ी मूविंग हो गई, इस्माइल चला रहा है, आतेरे की जो टेरेस था, इस्माइल पाकिस्तानी आतेरे की, वो चला रहा है गाड़ी। लेफ्ट साइड में कसब बैठा है, हम चारों जन गाड़ी के अंदर है, 3 ऑफिसर हम लोग हमारे पीछे रास्ते पे पड़े हैं। और गाड़ी जब मूविंग हो गई तभी मेरे आंख पे जो योगेश पाटिल था उसका मोबाइल बजने लगा, रिंग बजने लगे। जब रिंग बजने लगे तो कसाब के ध्यान में आया कि पीछे कोई तो है, तो बीच के सीट में उसने फायर कर दिया। जब मेरे सीने पे जो एक भोसले करके ड्राइवर था, उनका सेव था, तो उसके सर पे गोली लगी थी। अगर समझो वो कोनी AK-47 का जो भी वेपन था उसके हाथ में, वो थोड़ा भी ज़रा अगर राइट साइड में अगर घूमती थी तो मेरे सीने पे गोली लगती थी। तो उसमें से बचाने वाला ऊपर वाला है। जब भी गाड़ी के अंदर के जो वायरलेस सेट था, तो वायरलेस सेट के ऊपर एक मैसेज आ रहा था कंटिन्यू कि पुलिस गाड़ी के पास कोई जाओ मत, कंट्रोल टू ऑल पर्सन्स। तो उसी दौरान गाड़ी उन्होंने छोड़ दी, गाड़ी के अपोजिट रोड पे गए, स्कोडा गाड़ी एक आ गई। स्कोडा गाड़ी में उन्होंने जब भी हाईजैक कर रहे थे तभी फायरिंग कर दिया। 2 जेंट्स एक लेडीज़ वो गाड़ी से उतर गए। उनको उतरने के बाद उन्होंने गाड़ी की चाबी फेंक दी, तो वो उनको मारा नहीं उसने। गाड़ी के अंदर जो मेरे वायरलेस सेट था, तो वायरलेस सेट के जरिए मैंने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारी गाड़ी के अंदर जो टेररिस्ट थे उन्होंने हमारी गाड़ी के ऊपर रंगभवन के गले में हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और अभी जो 2 टेररिस्ट है वो स्कोडा गाड़ी लेके मरीन लाइन्स की तरफ जा रहे। वो इन्फॉर्मेशन इतनी महत्वपूर्ण हो गई, तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर पूरा बॉम्बे पुलिस अलर्ट हो गई। और 10 मिनट के अंदर गिरगांव चौपाटी में जो एक ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे अबू इस्माइल जो था आतेरे की पाकिस्तानी आतेरे की, वो मारा गया अपने पुलिस की तरफ से। और एक कसाब जो था वो जिंदा पकड़ा गया। 26/11 एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो याद भी आती है तो बदन पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता है ऐसा कि एक बच्चे की जान बची। मेरा नाम किरण बलवंत सपकाल, मैं TV टुडे नेटवर्क में एज ए सीनियर कैमरामैन हूँ। 26/11 मतलब वो हर एक कैमरामैन जो भी कोई कैमरामैन था उस दिन फील्ड पे, उसके लिए बहुत ही मतलब एक वॉर कवर करने जैसा क्षण था। जब मैं सुबह गया तो सुबह मेरे को गुलाबा में नरीमन हाउस में भेजा। नरीमन हाउस में मैंने हमारे सीनियर कैमरामैन राजू को मैंने रिलीव किया। उसके बाद वहाँ पे क्या होता, लेकिन वहाँ पे इतना कियोस था, सब एक भाग रहे थे इधर उधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और पुलिस वाले फायरिंग कर रहे थे सामने नरीमन हाउस वाले बिल्डिंग पर, और वहाँ से भी फायरिंग हो रही थी। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने कैमरा लेके थोड़ी देर हम लोग सेटल हुए। उसके बाद हम लोग ने देखा, वहाँ पे देखा तो नज़ारा ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉर्डर पे कहीं ऐसे खड़े और एक दूसरे के ऊपर फायरिंग होती है, उस तरह का माहौल था। थोड़ी देर बाद मैंने अपने कैमरे से शूट करना चालू किया, और शूट करते हुए मैंने देखा कि है ना, एक विंडो में से जब देखा मैंने कैमरे से, तो एक बच्चा है ना, एक मूवमेंट हो रहा था कुछ तो ऐसा, एक सिर्फ ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से फायरिंग होती थी और सामने से फायरिंग होती थी। उसके बाद मैंने मेरे कैमरे से जूम करके जब देखा तो मालूम पड़ा एक बच्चा, छोटा बच्चा 2.5-3 साल का होगा तभी, वो टेडी बेयर लेके है ना एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। लेकिन यहाँ से देखते हुए ऐसे लग रहा था कोई टेररिस्ट नीचे से कोई मूवमेंट हो रहा है, तो उसके वजह से यहाँ से फायरिंग होती थी, उसके अगेंस्ट में वो लोग वहाँ से फायरिंग करते थे। लेकिन जब मैंने पुलिस वालों को दिखाया कि बाबा ये ऐसा कुछ तो मूवमेंट है, कोई बच्चा लग रहा है, तो उन्होंने देखा कैमरे में। उसके बाद फायरिंग रोक दी गई, और उसके आधे एक घंटे बाद, मतलब फायरिंग रुकने के बाद दोपहर का टाइम, उसके थोड़ी देर बाद वो NSG कमांडो आ चुके थे।
एनर्जी कमांडो ने पूरा एरिया कवर कर लिया था और 2 या 2:30 बजे के करीब उसके बच्चे की जो मेड संभाले नैनी बोलते हैं वो वहाँ पे गई 2-2:30 बजे के करीब और वहाँ से उस बच्चे को लेके नीचे आई। तब मुझे ऐसा लगा कि है ना कि हाँ मैंने आज मतलब कैमरे से मैंने दिखाया था कि पापा उस बच्चे के मूवमेंट होते हैं। तभी वो पुलिस वालों ने भी देखा और उसके बाद फायरिंग रोक दी थी। तो ऐसा कहीं तो खुशी मन को खुशी होती है कि हाँ चलो मेरे वजह से नहीं लेकिन एक कैमरा ऑपरेट करने की वजह से एक बच्चे की जान बची। बहुत खुशी होती है। जब अभी बीच में बेबी मोशे आए थे तो 15 मेरे ख्याल से 14-15 साल के, अब तो शायद 18-19 साल के हो गए होंगे, लेकिन देख के खुशी होती है कि चलो एक बच्चे की जान तो बची, क्योंकि उस पूरे फैमिली में मेरे ख्याल से कोई बचा नहीं था, सिर्फ वो एक बच्चा ही था जो अभी भी बचे हुए हैं। फ्लैग लेके सब लोग निकले कि कंप्लीट हो गया मिशन, ये आतंकी मारे गए, सब एनर्जी कमांडो वाले सब बाहर आने लगे। जैसे हमने वहाँ जाके देखा तो चारों तरफ ही ताज के धुआं ही धुआं हो रहा था और आग की लपटें उसको आग लगा रखी थी। तो पूरा शोर शराबा, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो हमने वहाँ जाके देखा तो जैसे ही हमें ताज में लगभग 6:30 बजे के करीब हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो वहाँ जाके देखे तो काफ़ी एक भयानक मंजर था वो। चारों तरफ खून ही खून था और कई हमारे जो सिविल जनता थी जो वहाँ रह रही थी उनको भी आतंकवादियों ने निशाना बना रखा था। हमें ये पता नहीं था कि आतंकवादी कितने हैं, कहाँ पर हैं, कौन कौन से रूम में छुपे हुए हैं, और रूमों का भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि ताज होटल में कम से कम 1000-2000 रूम हैं और कहाँ पर ये छुपे हुए हैं। जो भी उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे और उनको सीधा मेन मकसद उनको सीधा वो भी था कि बाहर जो पाकिस्तान से थे उनके पास सेट थे, उनको मैसेज भी मिल रहे थे कि भाई ऐसे करो, तुम होटल में आग लगा दो, तुम किसी को छोड़ना नहीं, जो भी है मारना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਤਰਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਕੋਈ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ एक ग्रेनेड थल्ले छोड़ दिया करो। जैसे वहाँ पर जमशेद जी की, रतन टाटा जी की एक स्टैचू है, वहाँ पर हम जैसे ही सीढ़ियों पे जैसे मैं और बाबूलाल ऊपर चल रहे थे तो सीढ़ियों को ऊपर जाने के बाद एक ब्लैक गेट होता है, उसको हम जैसे ही खोला तो एक आतंकवादी उसको हमने फायर करा और उसको मार गिरा। तो दूसरे आतंकवादियों को हमें पता नहीं था कि ऊपर से अचानक फायर आया था। तो बाबूलाल जो थे वो उनको वो मिल गई थी सपोर्ट, वो छलांग लगा के साइड हो गए। तो मैं वहाँ पर फंस गया था। तो जैसे ही मैं वहाँ फंसा तो ऊपर से मेरे पास 30-40 राउंड एकदम फायर कर दिए थे। जैसे फायर आया था तो मुझे काफ़ी गोलियां लग चुकी थी उस टाइम। 2 दिन बाद मुझे होश आया था कि तो मैं देखा तो मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में हूँ। तो जैसे ही ऑपरेशन जब ख़त्म हुआ था, हमारे जो बचे कमांडो सब उन्होंने ऑपरेशन को ख़त्म किया था, आतंकवादियों को पूरे जितने आए थे उनका सर्वनाश किया और उनके अंजाम तक पहुँचाया। तो जैसे मैंने वहाँ पर जैसे मेरी थोड़ा बहुत मुझे होश आया तो मैंने पूछा, उन्होंने बोला था कि यही ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, जितने भी आतंकवादी हैं सब मारे गए हैं और अपने जो टीम कमांडर जो मेजर संदीप उन्नीकृष्ण थे उस ऑपरेशन में वो शहीद हो गए। तो मुझे उस टाइम बहुत ही बुरा लगा था और मैं एकदम फिर बेहोश हो गया था।
At that time, if that was there, if clarity was there, we could have avoided a lot of things that way. We could have saved a lot of lives and things like that. We normally have the intelligence. We have intelligence from different quarters. We are never usually able to piece it together. This happened. Nobody could ever have defeated. Mossad was so superior. Their intelligence system was the best in the world, and we had an invincibility hanging around the air in Israel. But if such a thing can happen on 7th October 2023, that means there is nothing invincible in this world. So what happened in 9/11 in the USA, or what happened on 26/11/2008, these are all things we should relate and learn and be. I would like to say that eternal vigilance is the price for your liberty and independence you pay.